हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल आप सभी का अनअकैडमी के इस इंपोर्टेंट क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और उससे ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व वर्तमान में परेशान है। उसको लेकर एक एक भय व्याप्त है पूरे विश्व में और आप सभी समझ गए होंगे वो टॉपिक है आतंकवाद। और ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसने भारत के हर क्षेत्र में पैर पसारे हैं, हर जगह पर परेशानियां भारत को व्याप्त हुई है इसमें। और ना केवल भारत दोस्तों, पहले होता था कि भारत जैसे देशों में ये आतंकवादी अटैक करते थे। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कई सारे जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे कि फ्रांस में अटैक हुए थे, पेरिस में, बेल्जियम में अटैक हुए दोस्तों, और भारत के पड़ोस में ही ढाका में अटैक हुए दोस्तों। ये सारी नई दर्शा रहे हैं कि ये आतंकवाद का साया है पूरे विश्व में। और सारे विश्व के जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके उदाहरण हमें देखने को मिले इराक में, सीरिया में, किस प्रकार से इस्लामिक स्टेट जो वहां पर बनने की कोशिश हो रही थी, आईएसआईएस की, उसको किस तरह से रोकने की कोशिश हुई। सारे देशों ने मिलकर उसके ऊपर आंदोलन चलाया है एक तरह से। और ये सारी और ये आतंकवाद आजकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। आज से कुछ समय पहले तक ये था कि आतंकवाद से लेकर कोई प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होती थी। हालांकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूज में रहता है और हर समय हर आदमी किसी न किसी तरह से इसको जानता है, आतंकवाद को अपने हिसाब से परिभाषित भी करता है। लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन देखिए वर्तमान में एक नया ट्रेंड आया है, आईएसआईएस जब से आया है भारत के साथ, इसके जो एक समस्या देखने को मिली कि भारत के कुछ लोगों को भी देखने को मिला कि इसे ज्वाइन करने जा रहे हैं आईएसआईएस को, जो ये आतंकवादी संगठन है। उसके बाद से प्रकृति बदली, आतंकवाद अब एक उद्योग की तरह काम करने लगा है पूरे विश्व में। जिस प्रकार एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़े कॉर्पोरेट के पास हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं, उसी प्रकार से आतंकवादी जो संगठन है उनके पास होती हैं। इनका खुद का स्टाफ होता है, धन उगाही करने का इनका जो फाइनेंस सिस्टम होता है, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, वो इनका प्रॉपर होता है। वित्तीय तरीके होते हैं इनके, किस तरह से इनका चैनल चल रहा है, कैसे कैसे अपने उद्योग की अर्थात आतंकवाद की जो जो ये एक संस्था है वो कैसे कैसे अपने आप को बड़ा कर रही है, पैसे बढ़ा रही है, धन जुटा रही है और प्रॉफिट कमा रही है। और कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है दोस्तों, जैसे एक इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट होता है, तो एक इससे कॉर्पोरेट जैसा एक एक कनेक्शन मिलने लगा आतंकवादी संगठनों से। और इसी कारण, इसी दृष्टिकोण से एग्जाम के हिसाब से ये प्रश्न आने लग गए हैं। और इसी एक कड़ी में हम आज की चर्चा करेंगे, इस पूरे आतंकवाद को समझने की कोशिश करेंगे, भारत किस प्रकार प्रभावित होता है और भारत द्वारा क्या पहले इसके लिए की जा रही हैं। और ये जो विश्व के बड़े आतंकवादी संगठन है, इनका उदय कहां से हो रहा था, एक्चुअल में जड़ कहां थी आतंकवाद की, किस जगह से पनपा, ये सारी चीजों की आज की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले नए विद्यार्थियों को मेरा परिचय देना आवश्यक है। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी आरएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें आईएएस की मुख्य परीक्षा और आरएएस की मुख्य परीक्षा दोनों सम्मिलित है। 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा दी और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और इसके क्या फायदे हैं हम आपको जल्दी से बता देते हैं और कैसे आप इसको ले सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से और उसे इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी और उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, यहीं से आप ले सकते हैं इसका प्लस सब्सक्रिप्शन। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, अर्थात ये लाइव होती है दोस्तों, एंगेजिंग होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज की और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अर्थात पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है आपको वेल टाइम में। अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, आरएस के विद्यार्थियों को यहाँ पर देखिए 12 महीने का कोर्स लें या फिर 24 महीने का वो कोर्स लें तो बेहतर होता है, क्योंकि 1 साल का प्रिपरेशन टाइम लगता ही लगता है। तो 12 महीने की फीस है देखिए 7,000 रुपए। लेकिन आप बंसल 10 कोड का यूज करेंगे, ये बंसल 10 और बंसल 10 कोड का यूज करेंगे तो ये फीस रह जाती है आपकी 6,300 रुपए, अर्थात 10% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसलिए बंसल 10 कोड को आपको याद कर लेना है, लिख लेना है और प्रोमो कोड की तरह इसको अप्लाई कर देना है। इससे आपको काफी यहाँ पर फीस में फायदा हो जाता है और साथ में आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाते हैं और आप जो भी आपके डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ पाते हैं, इस कोड को यूज कर लेते हैं तो इससे ये फायदा होता है। तो बंसल 10 कोड को आप याद करें, ये इंपॉर्टेंट कोड है और इसे 10%
डिस्काउंट भी मिलता है। देखिए 24 महीने की जो फीस है वो 8,400 है, और ये बंसल 10 कोड जो मैंने आपको बताया इसको आप यूज कर लेते हैं, तो इसको यूज करके यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलता है, और ये फीस आपकी 7,560 रुपए रह जाती है। दोस्तों ये था इसका प्लस सब्सक्रिप्शन का क्या फायदे और कौन सा प्लान आपको लेना है, और बंसल 10 कोड का इस्तेमाल क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया, इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। चलिए हम आज हमारा टॉपिक लेते हैं आतंकवाद का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको क्लास के शुरुआत में ही बोल चुका हूं। आतंकवाद, अब मैं दोस्तों इसको मैं यथार्थवाद में देखने की कोशिश करूंगा। आज जो पूरी क्लास का चर्चा का विषय रहेगा, मैं ये नहीं समझाऊंगा आपको कि आतंकवाद क्या होता है, इससे डर बैठ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, यहाँ पर वित्तीय संसाधनों की हानि हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खराब हो जाती हैं, और उसके अलावा आतंकवाद के अनेक रूप होते हैं कि कई कई तरह से, जैसे सांस्कृतिक आतंकवाद होता है, जैसे धार्मिक आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े लेवल पर अपराधीगण काम कर रहे हैं, तस्करी हो रही है, वो सब भी एक आतंकवाद की श्रेणी में ही आते हैं दोस्तों। और आतंकवाद अलग अलग तरह से होता है। जैव आतंकवाद, अभी आपका कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक वायरस फैला दिया गया, तो ये वायरस फैलाना क्या हुआ, जैविक हथियार एक तरह से ये माना जाता है वायरस को फैलाना। और कई कई दृष्टिकोणों से ये मत सामने आ रहा है कि किसी देश विशेष की यहाँ पर भूमिका थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे किस देश विशेष के बारे में मैं बोल रहा हूं, और देश विशेष की भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एक देश के द्वारा एक नए आतंकवाद के नए स्वरूप, अर्थात जैव आतंकवाद, अर्थात एक वायरस जैव आतंकवाद का के माध्यम से पूरे विश्व में भय का माहौल बनाने की कोशिश हुई है। हालांकि अभी कोई साक्ष्य इसके नहीं आए हैं, लेकिन एक उम्मीद बताई जा रही है कि शायद ऐसा हुआ है कि वुहान शहर से ही निकला, लेकिन वहां पर इतनी हानियां नहीं हुई, लेकिन पूरे विश्व में काफी इसको लेकर काफी परेशानियां हुई हैं, अर्थव्यवस्था खराब हुई है देशों की, लोगों को काफी परेशानियां हुई है। तो ये एक आतंकवाद का ही एक रूप है, जैव आतंकवाद। अलग अलग प्रकार से होता है दोस्तों। रासायनिक आतंकवाद होता है जिसमें केमिकल जो होते हैं अलग अलग, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सेरीन गैस होती है जो एक रासायनिक गैस है, और उससे काफी बड़े लेवल पर जनधन की हानि हो सकती है। और एक जो आपको पता ही है, हथियारों का प्रयोग करके, और इसमें देखिए परमाणु आतंकवाद हो सकता है, अर्थात परमाणु हथियारों का प्रयोग कर लिया जाए आतंकवादियों के द्वारा। तो अलग अलग रूप इसके हो सकते हैं आतंकवाद के। और एक एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है दोस्तों कि किसी भी जगह पर जनधन की हानि के उद्देश्य से, और किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के कारण जो बड़े लेवल पर एक एक डर का माहौल बनाया जाता है, जनधन की हानि करवाई जाती है, और एक अजीब सी समस्या बन जाती है, उसी को आतंकवाद कहते हैं। और नाम से ही ये क्लियर हो जाता है, आतंक आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब मैं यहाँ पर ये सारी बातें नहीं करूंगा दोस्तों, मैं उन चीजों पर आऊंगा जो आतंकवाद की जड़ें हैं, कहां से ये आतंकवाद प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ, कब का वो समय था जहां पर आतंकवाद प्रारंभ हुआ। पश्चिमी एशिया की अशांति जो है, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र जिसके बारे में मैं एक क्लास में आपसे चर्चा कर चुका था, भारत पश्चिम एशिया संबंधों में, वहां पर क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि वहां से आतंकवाद पनपने लगा, और वहां से इसकी कड़ियां कैसे मिली, सीरिया को लेकर जो समस्या हुई उसमें से आतंकवाद कैसे पनपने लगा, क्या है ये इस्लामिक स्टेट, और भारत का इसमें क्या भूमिका है, भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए किस प्रकार के भारत ने नए प्रयास किए। इस तरह से हम इस क्लास को लेंगे, इसको ज्यादा व्यावहारिक बनाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो उस दृष्टिकोण से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है, और उसमें दिखाया है कि कौन सा देश प्रभावित हुआ है, ज्यादा प्रभावित हुआ है आतंकवाद से। देखिए जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं वो लगभग वैसे हैं जहां पर कोई ना कोई कलर भरा हुआ है, और ये सभी वो देश हैं दोस्तों कि जहां पर आतंकवाद का साया है। अर्थात पूरे विश्व का आप मानचित्र देखें, और पूरे विश्व में आपको दिख रहा है कि ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर आतंकवाद ने अपने पैर पसारे हैं, और भारत आपको लाल रंग में दिख रहा है। अर्थात भारत एक गंभीर परेशान है इस समस्या से, और भारत ही नहीं दोस्तों, लगभग सभी। देखिए अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ 2001 में, जो इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। अमेरिका जैसा बड़ा राष्ट्र, इससे जिसको यूएसए की मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इतना बड़ा राष्ट्र आतंकवाद से प्रभावित हुआ। चीन भी परेशान है दोस्तों, चीन का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिनजियांग, वहां पर भी आतंकवाद की समस्या है। मध्य एशिया में तो हो ही रहा है, मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, यहाँ पर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अफ्रीका के जो राष्ट्र है वहां पर भी आतंकवाद की
बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, जैसे कि अल अल शबाब हुआ, उसके अलावा यहाँ पर एक बोको हराम करके एक एक पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में आतंकवादी संगठन है। और बड़े लेवल पर आईएस एक नया संगठन बनकर आया है। अलकायदा का नाम आपने सुना है, अलकायदा है, जैश ए मोहम्मद है, अनेकों आतंकवादी संगठन है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अंदाजा लग गया कि पूरा विश्व इस समय परेशान है इस आतंकवाद से। देखो दोस्तों, जब आतंकवाद कहां से पनपा, तो देखिए पहले के टाइम जब भारत आजाद हुआ तो आतंकवाद जैसी समस्या नहीं थी। ये नई चुनौती क्यों आई विश्व के सामने, कहां से इसकी जड़ें थी, इन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 3 घटनाएं विश्व में ऐसी हुई और ये तीनों घटनाओं का संबंध है 1979 से, अर्थात 1979। एक अचानक ही आप देखेंगे एक 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 इस तरह का वो है कि यहाँ पर एक अचानक से एक 1979 का ही एक साल ऐसा निकला जहां से आतंकवाद पनपने लगा है। देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग घटनाएं हुई इसी समय पर। 1979 की 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, एक पाकिस्तान में हुआ है, एक अफगानिस्तान में और एक ईरान में। तीनों ही देशों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आतंकवाद की जड़ें जमा ली एक साथ ही। और तीनों में ये अनायास ही नहीं था दोस्तों कि ये तीनों ही देशों में इस प्रकार से हुआ। देखिए पास पास में तीनों दो देश हैं ये, और ये वही क्षेत्र है जिसके बारे में एक क्लास में मैं चर्चा कर चुका था, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान वाला ये क्षेत्र। इसे गोल्डन क्रिसेंट के रूप में जाना जाता है। ये एक अर्धचंद्राकार आकृति, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है अर्धचंद्राकार आकृति ये बनाता है, जो कि अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। ये कुख्यात क्षेत्र अफीम की खेती के लिए, और अफीम की तस्करी में ये रहते हैं। ये तीनों ही राष्ट्र पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान अर्धचंद्राकार क्षेत्र और भारत के इसकी नजदीकी है। तो दोस्तों 1979 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ है, अफगानिस्तान ने क्या किया, ईरान ने क्या किया। और ये तीनों घटनाएं विश्व की 3 वो घटनाएं हैं दोस्तों जहां से आतंकवाद ने जन्म लिया, और इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा पूरे विश्व स्तर पर आतंकवाद का साया मंडराने लगा। क्या है ये घटनाएं, देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 1979 में एक नीति अपनाई थी दोस्तों। 1979 में पाकिस्तान ने एक नीति अपनाई और उसका पर्पस था कश्मीर में आतंकवाद का सहारा लेना। पाकिस्तान ने अपनी नीति पहले क्या था, पाकिस्तान घुसपैठी भेजता था कश्मीर में, और देखिए 1947 का युद्ध लड़ा उसने, 1965 का युद्ध लड़ा, 1971 में एक दूसरी वजह से बांग्लादेश के कारण एक युद्ध हुआ। लेकिन देखिए अब जब बार बार पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा, तो पाकिस्तान ने 1979 में अपनी प्लानिंग में चेंज किया और उसने कहा कि अब कश्मीर में आतंकवाद वो फैलाएगा, और वो एक तरीका होगा कि उससे वो उसका उसके माध्यम से कश्मीर को अपने साथ में ले लेगा। तो ये एक नीतिगत बदलाव हुआ, यहां से पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेना प्रारंभ किया, आतंकवाद यहां से उसने पनपाया, और इसके लिए उसने 2 संस्थाएं बनाई दोस्तों। 1979 में पाकिस्तान के द्वारा ये 2 संस्थाएं बनाई गई। एक का नाम था देखिए ISI ट्रेन, और दूसरा था ISI कंट्रोल। देखिए ये इन्हें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI भी कहते हैं दोस्तों, जो ISI के नाम से आप परिचित हैं। ये 1979 में 2 संस्थाएं बनी थी, और इनका पर्पस था कि जो एक को जिम्मेदारी दी गई कि पाकिस्तान ये कश्मीर में आतंकवाद फैलाए, और दूसरे को जिम्मेदारी की कश्मीर के बाहर वो आतंकवाद फैलाए। इस तरह ये 2 संस्थाएं बनी थी। देखिए ये थी लश्कर ए तौयबा, ये लश्कर ए तैयबा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वो बन गया बाद में जैश ए मोहम्मद। दोस्तों ये जड़ें थी इन दोनों संगठनों की, और यहां से देखिए 2 जो आपने नाम सुने आतंकवादी संगठनों की, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन दोनों को बना दिया गया था। हमने आपको बताया कश्मीर में एक को, और दूसरा एक को कश्मीर से बाहर आतंकवाद फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और हर प्रकार से पाकिस्तान की जो सेना थी उसके द्वारा इनको सहायता दी गई। ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव आया था पाकिस्तान में 1979 में, जिसने 2 बड़े संगठन आतंकवादियों को जन्म दिया, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। दोस्तों इन संगठनों ने कहा, ये जो संगठन इन्होंने बनाए आतंकवाद की, इन्होंने कहा कि धर्म को यहाँ पर जोड़ना होगा, क्योंकि कई भोले वाले लोग हैं। जैसे अगर मैं मुस्लिम जाति की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम संप्रदाय की धर्म की, तो वहां पर कई भोले वाले लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होता है, और आसानी से वो धर्म की चपेट में कट्टरतावाद में जन्म ले सकते हैं। उनको भड़काया जा सकता है कि देखिए आपके धर्म में ऐसा बोला है कि आपको टेररिज्म इज अ ड्यूटी, आपके धर्म में कहा है टेररिज्म। देखिए ये इन्होंने दिशा निर्देश दिए थे इन सीधे साधे भोले भोले आदमियों को। इनके हिसाब से था, इन्होंने कहा टेररिज्म इज अ ड्यूटी एंड असैसिनेशन इज सुन्ना, अर्थात
इसको धर्म का जामा पहना दिया कि ये आपका धर्म है या आतंकवाद आपका काम है, आपको अल्लाह ने इसीलिए बनाया है। इस प्रकार से इनको धार्मिक चपेट में लेने की कोशिश की गई और आप मारे मारे लोगों को और वही आपका धर्म है, वही आपका धर्म सिखाता है। और कई भोले वाले लोग थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये एक गलत लोगों की राजनीति, एक राजनीतिक ये मनोकामना थी जिस वजह से उन्होंने इस धर्म में मिला दिया इसको। एक अच्छा धर्म था दोस्तों मुस्लिम धर्म, और यहाँ पर उन्होंने गलत तरह से इसको प्रचार करना प्रारंभ किया। और देखिए वर्तमान में पूरा की पूरा धर्म बदनाम होने लगा है इसकी वजह से। लेकिन एक्चुअल में ये पूरा धर्म ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे आपको बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म में इस प्रकार की मिलेगी जो इस प्रकार की क्रियाकलापों में नहीं है, लेकिन जो है दोस्तों उनको भड़काया गया है। उनको ये देखिए आप साफ देख पा रहे हैं 1979 में ये समय है जब ये दो संगठन बनाए और पूरा इसको आतंकवाद को धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि इट इज अ वे ऑफ प्रॉफिट, और यही उन्होंने कहा कि असैसिनेशन इज सुन्ना, और यही आपको धर्म आपका कहता है, और आप इसके आधार पर अटैक कीजिए, आतंकवाद फैलाइए, और आप मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वर्तमान में जो लोन वोल्फ अटैक चलने लगा है, अर्थात लोन वोल्फ अटैक मतलब कि भेड़िया, एक प्रकार का अकेला भेड़िया निकल जाता है। अर्थात देखिए अकेला आदमी निकल गया हथियार लेकर, पूरे शरीर पर बम लाद कर, और पूरा जाकर एक बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है उस बम के माध्यम से। राजीव गांधी हत्याकांड में हमने देखा था कि इसी प्रकार से सुसाइड, एक बॉम्ब के माध्यम से राजीव गांधी की हत्या हुई थी चुनाव प्रसार के टाइम, चुनाव रैली के टाइम पर। तो ये पूरा क्या हो रहा है दोस्तों कि धर्म का जामा पहनाने की कोशिश हो रही है, और नए नए रूपों में भेड़िया इसे कहते हैं लोन वोल्फ अटैक, अर्थात एक आदमी निकल जाता है भेड़िए की तरह अकेला और पूरे अपने आप को बम के सहारे फोड़ देता है जिससे काफी बड़े लेवल पर नुकसान हो। तो उन्होंने कहा ये आपका धर्म कह रहा है ऐसा, आपको मरने से नहीं घबराना है, आपको अपने धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना है। इस तरह से इन्होंने भड़काना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। ये सब हुआ 1979 में पाकिस्तान में। यहां से हमने कहा कि दो संगठन बना दिए गए, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, और ये एक बड़ी घटना थी पाकिस्तान की। उसके बाद दूसरी बड़ी घटना हो रही थी दोस्तों अफगानिस्तान में। देखिए 1979 का समय था जब रूस ने अफगानिस्तान, रूस जो कि उस समय सोवियत संघ कहलाता था, शीत युद्ध के समय हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। रूस ने अफगानिस्तान में सत्ता बदलने में भूमिका निभाई थी, और एक साम्यवादी सरकार यहां पर रूस में स्थापित हो गई थी। साम्यवादी जो कि सोवियत संघ या रूस ने समर्थन जिसे दिया था, और 1979 में अफगानिस्तान में नई सरकार बन जाती है दोस्तों। 1979 में साम्यवादी सरकार बन गई, और यह समय था दोस्तों शीत युद्ध का। शीत युद्ध के समय अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला था। अमेरिका अब जो अफगानिस्तान में जो विरोधी दल थे जो इस साम्यवाद के विरोध में आ सकते थे, उनमें सबसे प्रमुख था दोस्तों मुजाहिदीन, और अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इन मुजाहिदीन को आर्थिक मदद देना प्रारंभ किया। और 1979 में ये प्रारंभ हो गया दोस्तों जब यहाँ पर साम्यवादी सरकार बन गई। तो इन मुजाहिदीन जो कि लड़ाके होते थे, छोटे छोटे लड़ाकू टाइप के लोग थे, और इनको इन्होंने अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार दिए, धन दिया, जिससे कहा इनका पर्पस, जो उस समय का पर्पस बताया कि इस साम्यवादी सरकार को आपको अस्थिर बना के रखना है, साम्यवादी सरकार को गिराना है। और इसीलिए इनको बड़े पैमाने पर जो CIA संगठन है अमेरिका का, उसने इस रेडिकल इस्लाम ग्रुप को बढ़ा दिया, क्योंकि इनको मजबूत कर दिया उसने धन और हथियार देकर। और देखिए हमने बताया कि 1980 में अमेरिका रूस को नियंत्रित करना चाहता था, और पाकिस्तान उसका सहयोगी देश था, और वो नहीं चाहते थे कि रूस आगे बढ़े। और हम बता चुके हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान में दो संगठन इस प्रकार से बना दिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर उन संगठनों के माध्यम से जो अफगानिस्तान में दूसरे संगठन बन रहे हैं, जिनको अमेरिका मदद कर रहा है, इन दोनों का कनेक्शन बन जाता है, जुड़ाव हो जाता है दोनों का। तो इस तरह से अमेरिका का पाकिस्तान सहयोगी देश था, क्योंकि पाकिस्तान पूंजीवादी समर्थक में था, और रूस को वो वहां पर गिराने में मदद कर सकता था। तो पाकिस्तान के सहयोग से भी और अमेरिका ने इनको, जो मुजाहिदीन थे, इनको बड़े पैमाने पर वित्तीय आपूर्ति की, हथियार सप्लाई किए। और यहाँ पर जब ये हथियार सप्लाई किए दोस्तों, ये चलता रहा 1990 तक, 1979 से लेकर 1990 तक ये चलता रहा। इनको हथियार और धन मिलते रहे इन मुजाहिदीनों को, और ये लगातार ताकतवर होते रहे। और हम बात कर चुके थे पहले ही, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का गठन करवा चुका था, और अप्रत्यक्ष रूप से, और वहां से इनकी चेन जुड़ते गई, और ये जुड़ते चले गए, और मजबूत इनको हथियार और धन भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है अफगानिस्तान के माध्यम से, जो अमेरिका यहाँ पर अभियान चला रहा है। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि पूरे की पूरे ये जो आतंकवादी संगठन थे, ये मजबूत होते गए, और मजबूत होकर एक रेडिकल इस्लामिक यहाँ पर आइडियोलॉजी इन्होंने प्रचारित करी दी थी, जो कि हमने आपको पिछले इसमें बताया था पाकिस्तान में।
और ये प्रभावित होती रही, धन भी आ रहा है, धार्मिक कट्टरतावाद भी जन्म ले रहा है, हथियार भी आ रहे हैं दोस्तों। अब ये संगठन बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। 1990 तक आते आते तालिबान के रूप में, अलकायदा के रूप में यहाँ पर दो संगठन स्थापित हो गए जो कि बहुत ताकतवर थे। और ये देखिए अलकायदा और तालिबान यहाँ पर आकर 1990 तक पूरी तरह से ये संस्था तैयार हो गई है, जो कि बड़े आतंकवादी संगठन है अलकायदा और तालिबान, ये यहाँ पर बन गए। और देखिए तालिबान इतना सशक्त हो गया था इस समय तक आते आते कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। और शीत युद्ध समाप्त हो गया 1990 में, रूस यहां से चले गया, साम्यवादी सरकार गिर गई और देखिए तालिबान ने यहां शासन ग्रहण कर लिया अफगानिस्तान में। अर्थात 1990 से लेकर 2000 के बीच में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन रहा। और देखिए हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से ये एक रेडिकल इस्लाम ग्रुप में परिवर्तित हुआ था, कैसे यहाँ पर धन और हथियार की सप्लाई से ये ताकतवर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आ गया था। देखिए 1990 से लेकर 2000 तक ये आतंकवादी संगठन यहाँ रहा और एक फलता फूलता रहा इस समय में। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरा जो हमने बताया था, हमने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद जन्म ले रहा है, अफगानिस्तान में आतंकवाद जन्म ले रहा है। कहां से ले रहा है? अमेरिका की उसमें बड़ा रोल है। अमेरिका ने उनको धन और हथियार प्रोवाइड किए हैं और पाकिस्तान पहले ही 2 करवा चुका है। अफगानिस्तान में हमने समझ ही लिया। एक तीसरा जो बड़ा इस समय हुआ वो था ईरान में इस समय देखिए ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी, वो भी इसी साल हुई थी 1979 में। तीनों ही घटनाएं 1979 की हैं। यहां पर एक इस्लामी क्रांति हुई और जो पहले यहां पर शासक था वो शासक हट गया। देखिए ईरान में 1979 से पहले जो सरकार बनी हुई थी वो पहलवी सरकार थी दोस्तों, और एक संप्रदाय आप मान सकते हैं पहलवी को। और ये जो पहलवी था ये अमेरिका समर्थित था। अर्थात 1979 से पहले ईरान एक अमेरिका समर्थक राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन यहां पर इस अमेरिका के समर्थन के खिलाफ नारे उठने लगे। आपको इमेज में दिख रहा है, बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुए कि सरकार को गिराओ और एक खुद की एक शासन यहां पर बने। तो 1979 में इसी को कहा जाता है इस्लामी क्रांति, और इस्लाम धर्म के नाम पर यहां पर क्रांति हुई थी। और इस क्रांति का रिजल्ट हुआ, देखिए यहां पर अब शिया शासन अर्थात धार्मिक शासन की स्थापना हो जाती है। अर्थात इस इस्लामिक क्रांति के बदले में क्या मिलता है ईरान में? इस साल 1979 में इस क्रांति के फलस्वरूप जो सरकार पहले से बनी हुई थी वो गिर जाती है और एक नई सरकार आ जाती है, और वो थी शिया। अर्थात शिया, मैंने आपको बताया कि मुस्लिम धर्म में 2 संप्रदाय बट गया था, ये शिया में और सुन्नी में। और शिया यहाँ पर ईरान में विद्यमान थे, शिया संप्रदाय, और इसी का शासन अब आ गया नया यहाँ पर। दोस्तों इस नए शासन का डेफिनेटली अमेरिका विरोध करेगा, क्योंकि ये अमेरिका समर्थक नहीं है, उल्टी अमेरिका के खिलाफ में ये क्रांति हुई है। तो इसीलिए नए शासन का अमेरिका के द्वारा विरोध किया गया ईरान में। और चूंकि देखिए नए शासन की स्थापना किस आधार पर हुई है? धार्मिक आधार पर हुई है, और इसीलिए अब इस पश्चिमी एशिया क्षेत्र में धार्मिक उन्माद प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि एक होड़ मचेगी। हमने बताया कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो 2 में बट गया, शिया में और सुन्नी में। अर्थात अगर ईरान में शिया आ गया तो पश्चिम एशिया की जो दूसरी क्षेत्रीय ताकतें वो उनसे सहा नहीं जाएगा, वो भी अब कोशिश करेंगी कि उनके जो संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय उसकी वो स्थापना में जुड़े, उसको आगे बढ़ाएं। और इसीलिए देखिए इस नए संप्रदाय की हमने कहा कि धार्मिक आधार पर गठन हुआ, और इसीलिए इस ईरान में जो नया शासन आया उसका धार्मिक आधार पर गठन हुआ। और इसीलिए सऊदी अरब और उसके समर्थक सुन्नी जो राष्ट्र हुआ करते थे वो ईरान के विरोधी हो गए अब। अर्थात अब क्या हुआ, पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर ईरान एक अलग राष्ट्र अर्थात शिया राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया है, और जो बाकी के जो सऊदी अरब वाले जो क्षेत्र हैं वो अब आ रहे हैं सुन्नी में। अर्थात अब यहाँ पर एक सत्ता का संघर्ष प्रारंभ होगा। अर्थात पश्चिमी एशिया में जो शक्ति है, कौन शक्तिशाली रहेगा, ईरान रहेगा या सऊदी अरब होगा, इस प्रकार की एक लड़ाई प्रारंभ हो गई। और अब लड़ाई इस प्रकार से बढ़ गई क्योंकि ये धार्मिक आधार पर लड़ाई होने लग गई है। अर्थात कट्टरतावाद यहाँ पर अब आगे बढ़ने लग गई है, क्योंकि ये अब राष्ट्रों के बीच का ही अब संघर्ष नहीं है, अब विचारधारा का संघर्ष नहीं है, अब धार्मिक संघर्ष चालू हो गया है। एक शिया को समर्थन दे रहा है और एक सुन्नी को दे रहा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि 1979 में ये क्रांति हुई। और देखिए दूसरी बात हमने ये बताया कि ईरान में जो क्रांति हुई वो अमेरिका के अगेंस्ट में हुई थी, अमेरिका के विरोध में हुई थी, और शिया शासन यहां पर स्थापित हो गया था। और अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, शिया शासन स्थापित हो गया तो अमेरिका इसके अगेंस्ट में हो गया, अमेरिका इसके विरोध में हो गया। तो डेफिनेटली अमेरिका अब यहां पर सपोर्ट करेगा सऊदी अरब को, अर्थात ईरान के विरोधी दल अर्थात सऊदी अरब को, जो कि सुन्नी है, इसको अमेरिका ने सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। देखिए तभी से अमेरिका के ईरान से संबंध खराब होने लगे और अमेरिका ने सऊदी अरब और अन्य सुन्नी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए। तो ये एक बड़ी घटना है। अब हम बात करें तीनों को आप जोड़कर देखिए, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन बने हैं, यहां पर
अफगानिस्तान में अमेरिका ने मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया है और हथियार और सप्लाई किया है। यहाँ पर दो बड़े संगठन अलकायदा और तालिबान का राज हो गया है। और तीसरी तरफ ईरान के इस क्रांति के कारण धार्मिक उन्माद प्रारंभ हो गया है, धार्मिक रूप से होड़ मचना प्रारंभ हो गई है, शिया और सुन्नी के बंटवारे हो गए हैं और अलग अलग जगह से इनको सपोर्ट मिल रहा है। सऊदी अरब जो सुन्नी है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और देखिए धार्मिक इस लड़ाई में अब इन देशों के द्वारा भी कोशिश होगी इनका नेटवर्क बड़ा करने की, इनके द्वारा कोशिश होगी इस धार्मिक लड़ाई को आगे बढ़ाने की, अर्थात सुन्नी अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे और उसके लिए कई आतंकवादी संगठन खड़ा करने की कोशिश करेंगे ये लोग। और शिया भी इसी प्रकार से कोशिश करेगा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना, और शिया वाले जो होंगे उनको उनको हथियार और जो धन है वो सप्लाई होगा। इसी तरह से सुन्नी वालों को हथियार और धन सप्लाई होंगे। तो दोस्तों ये तीनों घटनाएं हैं जिन्होंने आतंकवाद को पनप शह दी, बनाया, उनको जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब मैं आ रहा हूं 2001 में, क्योंकि मैंने कहा कि इस समय तक 2000 तक ये फल फूल रहे थे और जो आतंकवाद को अफगानिस्तान में अमेरिका ने चालू किया था, अर्थात धन और हथियार देकर। अब देखिए ये आतंकवादी अपनी अब बड़ी महत्वाकांक्षा में आ गए। अब इनको लगने लगा है कि अब समय आ गया पूरे विश्व में इनको अपनी पहचान बनाने का, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा देश चुना, अर्थात अमेरिका जो उस समय की महाशक्ति हुआ करता था। 2001 में इस महाशक्ति पर इन मुजाहिदीनों के द्वारा जो अमेरिका द्वारा मदद दी गई थी उसका लाभ उठाकर इन आतंकवादी समूह में ये परिणत हो गए थे, और इन्होंने अपना पूरे विश्व में प्रभाव जताने के लिए, दर्शाने के लिए और पूरे विश्व में भय दिखाने व्याप्त करवाने के लिए इन्होंने 2001 में अमेरिका पर एक बड़ा आतंकवादी हमला किया, जिसे हम 9/11 के हमले के रूप में जानते हैं। और 9/11 का ये हमला हुआ, बड़ा एक हमला हुआ जिसमें अमेरिका के व्यापार जो एक केंद्र था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसको निशाना बनाया गया, रक्षा जो केंद्र था पेंटागन उसको निशाना बनाया गया, और एक पूरा इरादा था इन आतंकवादी, अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी दोस्तों। और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे देखा गया कि अलकायदा अपने विश्व स्तर पर अपना भय दिखाना चाहता है, लोगों के अंदर पूरे विश्व में अपनी पहचान चाहता है, एक बड़ा संगठन बनने की कोशिश हो गई है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन सामने आ गया 2001 की इस घटना के बाद। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी कि एक महाशक्ति के ऊपर आपने आतंकवादी हमला कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह संगठन कितना ताकतवर हो गया होगा, इसका अंदाजा साफ हो गया दोस्तों। इस 9/11 की घटना के बाद में अमेरिका चुप नहीं रहने वाला था, उसने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चालू किया था और 2001 में ऑपरेशन चलाया गया। इसका पर्पस था कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध प्रारंभ कर दिया अमेरिका ने, अर्थात पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध प्रारंभ हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहा कि इसने अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी 9/11 की, तो अमेरिका ने कहा कि हम अफगानिस्तान की धरती पर हमारी सेना को उतारेंगे। नाटो के समर्थन में अफगानिस्तान की धरती पर सेना उतारी गई और उसका उद्देश्य था आतंकवाद से लड़ना, अर्थात खासकर उस आतंकवादी को मारना जिसने ये अटैक किया था, उसका बदला लेना। इस ऑपरेशन फ्रीडम का, एंड्योरिंग फ्रीडम का पर्पस था। आरएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है इस साल और इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन फ्रीडम, एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ये क्लियर हुआ कि अब इसने लटाया। देखिए ये चल रहा है, इधर एक तरफ से चलने लगा। हमने कहा था कि तीनों जगह पर क्रांति, अलग अलग चीजें हुई थी, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और ईरान में, और साथ में क्या अमेरिका की भूमिका थी और कैसे वो ताकतवर हो गए थे अफगानिस्तान वाले जो आतंकवादी थे, और उन्होंने अपना पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आतंकवादी हमला कर दिया था अमेरिका के ऊपर ही। और इसी समय पर पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र थे, अर्थात ईरान में या फिर सऊदी अरब में, हमने कहा था कि सुन्नी और शिया का संघर्ष चालू हो गया था और वो अपना बढ़ा रहे थे। तो क्या हो रहा था वहां पर इस ड्यूरेशन में 1980, क्योंकि हमने कहा कि 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ है और उसके बाद में अमेरिका ने लड़ाई प्रारंभ कर दी अफगानिस्तान में। 2001 के बाद उतर गया अमेरिका इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से। और इस समय पर बाकी जगह पर क्या हो रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं कि पश्चिमी एशिया का जो दूसरा क्षेत्र है, देखिए इस समय में पश्चिमी एशिया में जो धार्मिक कट्टरतावाद और शक्ति की प्रतिस्पर्धा था, शिया सुन्नी जो उदय हुआ था संघर्ष का, वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है इस समय में। और देखिए प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते इराक और सीरिया में शिया का नेतृत्व स्थापित हो गया इस समय तक। और जो अन्य पश्चिमी एशियाई राष्ट्र थे, देखिए ये ईरान में हुआ था शिया, ईरान में हमने कहा था ईरान में शिया शासन आ गया था, और ईरान से फैलते फैलते अब ईरान ने अपना प्रसार किया है और इराक और सीरिया इन दोनों राष्ट्रों में भी शिया नेतृत्व स्थापित हो जाता है इस 1980 से लेकर 2010 के मध्य में। और जो दूसरे पश्चिमी एशियाई राष्ट्र हैं वहां पर वो जो सऊदी अरब हमने देखा था सुन्नी वाला, वो अपना प्रसार करता है और अन्य राष्ट्रों में सुन्नी धर्म के शासन आ जाते हैं। और
देखिए हमने ये भी चर्चा की थी कि इस समय तक अमेरिका के सुन्नी देशों के साथ संबंध अच्छे बन चुके थे और वो अब इस 30 सालों में भी जारी रहे, अर्थात सुन्नी के साथ में अमेरिका के संबंध अच्छे बनते रहे। जहां जहां पर शिया शासन आ रहा था वहां वहां पर उसको रोकने की कोशिश हुई अमेरिका के द्वारा। और देखिए इसी समय पर अलकायदा जैसे संगठन वो किसी ना किसी शिया या सुन्नी पक्ष की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद के कारण मजबूत होते चले गए। हमने कहा था कि ये जो धार्मिक उन्माद हुआ था, जो संघर्ष प्रारंभ हुआ इस्लामी क्रांति के माध्यम से, उसने एक कट्टरतावाद का जन्म ले लिया था और इस कट्टरतावाद में ये मानवता को भूलने लगे और इन्होंने किसी न किसी प्रकार से इन आतंकवादी संगठनों को सहायता देना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात इस पूरे ही घटनाक्रम में जो इस्लामी कट्टरतावाद जन्म ले चुकी थी उसके पीछे पीछे ईरान और सऊदी अरब का भी काफी हद तक योगदान था। देखिए सऊदी अरब और ईरान दोनों का ही इस पूरे घटनाक्रम में योगदान रहा। और इसी कड़ी में एक बड़ी घटना यहां पर होने लगी कि 2010 तक आते आते जो हमने कहा, देखिए इराक में क्या हुआ था, शिया धर्म आ गया था और शिया शासन यहां पर बन गया और इराक में, लेकिन कुछ जो सुन्नी लोग थे वो यहां पर सेटिस्फाइड नहीं हुए, उन्हें अच्छा नहीं लगा जब इराक में शिया शासन आ गया तो उन्होंने हथियार उठा लिए थे इस शिया शासन के खिलाफ और एक बड़ा एक आतंकवादी संगठन का जन्म होने जा रहा है। देखिए इसी जगह पर इराक में ही 2010 तक इराक में एक नए आतंकवादी संगठन, जो कि अलकायदा ने एक संगठन देखा था, उसी में से एक नया संगठन बनने जा रहा है और एक नया आतंकवादी संगठन का उदय हो रहा था जिसका नेतृत्व एक आदमी कर रहा था, एक बड़ा आतंकवादी आदमी जिसका संबंध भी अलकायदा से हुआ करता था। इसका नाम है अबू बकर अल बगदादी। दोस्तों ये नाम आपने सुना होगा, ये बड़ा आतंकवादी है और इसी ने एक जो नया संगठन मैं बताने जा रहा हूं ये इसी ने खड़ा किया था, जिसका नाम आप जानते हैं वर्तमान में चल रहा है ISIS, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ये आतंकवादी संगठन खड़ा किया इस अबू बकर अल बगदादी ने, ये आदमी था और इसको ये पहले एक्चुअली इराक में ही एक्टिव हुआ करता था। इराक में जो तेल के कुएं थे उनको उन पे कब्जा कर लेता था, वहां से पैसा जमाता था और हथियार सप्लाई इसको मिल रही थी सारी जगहों से, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और एक बड़ा ताकतवर ये बनता जा रहा था आतंकवादी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लेकिन इसको अमेरिका ने पकड़ लिया था दोस्तों, जेल में डाल दिया था और वहीं पर जेल में ही अलकायदा के संपर्क में आ गया था और फिर अपनी शक्ति को और बढ़ाने लगा। जेल से जब बाहर निकल कर आया तो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और एक इसने 2010 तक आते आते इराक में बहुत अच्छी मजबूत स्थिति पैदा कर ली थी और फिर 2013 में आते आते सीरिया में समस्या हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सीरिया में क्रांति हो गई थी वहां पर और उस क्रांति का लाभ उठाकर इस अबू बकर अल बगदादी ने क्या किया कि इराक और सीरिया वाले क्षेत्रों में जो इसने संगठन खड़े किए थे उन संगठनों को मिलाकर इसने घोषित कर दी ISIS और 2013 में इस तरह से एक नया संगठन बन गया ISIS, जो कि पहले अलकायदा से ही संबद्ध हुआ करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो अबू बकर अल बगदादी था ये अलकायदा से संपर्क रखता था और फिर लेकिन इसी में से एक नया संगठन बनाया, अलकायदा से इसका विरोध हो गया और इसने नया एक मजबूत संगठन खड़ा कर दिया ISIS 2013 में। अब हम आते हैं कि कैसे ये सीरिया में हुआ। देखिए आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कैसे कैसे इस पूरे क्षेत्र में समस्याएं व्याप्त हैं। पश्चिमी एशिया में पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, ईरान में हो रही है और ईरान के कारण पूरे जो पश्चिमी एशिया के सऊदी अरब राष्ट्र हैं और जो दूसरे राष्ट्र हैं सुन्नी राष्ट्र, वो क्लैशेस बढ़ रहे हैं और इसी बीचों में से आतंकवाद फलता फूलता जा रहा है और 2010 तक आते आते ये एक नया संगठन यहां पर खड़े होने की एक तैयारियां शुरू हो गई हैं जिसको हम ISIS कहेंगे। अब देखिए 2010 में क्या एक नया परिवर्तन इस पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हो रहा है और वो था दोस्तों अरब स्प्रिंग का होना। इस समय पर 2010 में अरब स्प्रिंग प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये अरब स्प्रिंग क्या है, देखिए आपको दिख रहा है बहुत सारी जनता रोड पर आ गई है, आंदोलन कर रही है, क्रांति कर रही है। इसी को अरब स्प्रिंग कहा क्योंकि इन क्षेत्रों में तानाशाही शासक राज किया करते थे और इन तानाशाह के खिलाफ ये जो अरब के जो देश थे इनमें इनकी जनता ने आवाज उठाई कि तानाशाही हमें नहीं चलेगी और अब हमें लोकतंत्र स्थापित करना है और इस तानाशाही के खिलाफ जनता रोड पर आ गई और देखिए किस बड़े पैमाने पर ये क्रांतियां हो रही हैं। 2010 में ये लगभग पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं वहां पर ही क्रांति चल रही थी और धीरे धीरे क्रांति बढ़ते बढ़ते सीरिया में भी आ गई। हम चर्चा कर चुके हैं कि सीरिया में इस समय तक देखिए हमने बताया था कि ये ईरान ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया था और इराक और सीरिया में शिया नेतृत्व स्थापित हो गया था। तो यहां पर सीरिया में जो नेतृत्व था दोस्तों वो था शिया का, अर्थात जो शासक थे जिनका नाम है देखिए बशर अल असद। ये सीरिया के शासक हैं बशर अल असद, ये शिया संप्रदाय से थे और इनको खड़ा करने में देखिए उसका ईरान का बड़ा योगदान था। हमने कहा कि ईरान शिया था और इसने बगल में इराक में और सीरिया में शिया शासन खड़ा किया था। अर्थात अब जो बशर अल असद है सीरिया के राष्ट्रपति, वो कैसे हैं, शिया हैं और इन राष्ट्रपति के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ यहां पर जन विद्रोह प्रारंभ हो गया, जन क्रांति प्रारंभ हो गई है। 2011 में ये क्रांति यहां पर आ चुकी थी सीरिया में और देखिए
लेकिन सीरिया में एक दूसरी प्रॉब्लम थी दोस्तों। सीरिया का इतना आसान केस नहीं था, जैसे कि बाकी जो पश्चिमी एशिया के राष्ट्र थे वहां पर जनक्रांति कैसे हो रही थी, तानाशाही के खिलाफ हो रही थी। अर्थात वहां पर जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते, वो 30-40 साल तक राज करते आ रहे हैं और सत्ता किसी भी लोकतांत्रिक रूप से हस्तांतरित नहीं हो रही है, बल्कि परिवारवाद वहां पर बढ़ रहा है। और इन्हीं सबके कारण वहां की जनता ने विद्रोह करना प्रारंभ किया था। लेकिन देखिए सीरिया का केस थोड़ा सा अलग था। सीरिया में एक अलग समस्या थी। सीरिया की जो जनता थी दोस्तों, वो थी जो जनता जो थी दोस्तों, वो जनता थी सुन्नी। अर्थात जो जनता का जो बहुमत था, अधिकांश मात्रा में जो बहुसंख्यक संप्रदाय था सीरिया में, वो था सुन्नी का। अर्थात देखिए सीरिया में दोनों प्रकार के लोग हैं, सुन्नी भी हैं और शिया भी हैं, लेकिन जो अधिकांश जनसंख्या है वो सुन्नी की है। लेकिन राष्ट्रपति देखिए कौन से धर्म वाले को बनाया है, कौन से संप्रदाय वाले को बनाया है, शिया को। अर्थात यहाँ का जो राजा है, जो शासक है, राष्ट्रपति है, वो तो कौन सा है दोस्तों, शिया। और जबकि जनता जो बहुसंख्यक जनता है वो दोस्तों क्या है, सुन्नी। ये एक अलग यहाँ पर एक स्थिति बनी थी सीरिया में। और इसी का लाभ उठाकर देखिए जब ये अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति यहाँ पर प्रारंभ हुई, तो अनेकों दल यहाँ पर आ गए इस सीरिया की विशेष स्थिति का लाभ उठाने के लिए। शिया और सुन्नी वाला विवाद जो चल रहा था पहले से ही, इसकी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं 1980 से लेकर 2010 के मध्य। वो एक विवाद यहाँ पर देखिए शिया वाले अब इस राष्ट्रपति को सहयोग देंगे, क्योंकि देखिए लड़ाई क्या हो रही है, जनता भड़क गई है इस राष्ट्रपति के खिलाफ और राष्ट्रपति को वो उतारना चाहती है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि तानाशाही नहीं चले और लोकतंत्र स्थापित हो जाए। लेकिन वो शासक कैसा निकल गया दोस्तों, शिया का हो गया, और जनता कैसी है, सुन्नी है। इसका मतलब जो सुन्नी राष्ट्र है, सऊदी अरब हुआ, वो सब किसको सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे, जनता को प्रारंभ कर देंगे सपोर्ट करना। और जो राष्ट्रपति शिया है उसको अब सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे जो शिया वाले संप्रदाय, अर्थात ईरान हुआ, इराक हुआ, ये सब इसको सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात सीरिया की जो ये विविधता थी, शिया राष्ट्रपति होना और जनता का अधिकांश रूप में सुन्नी का होना, इस विविधता ने कई क्षेत्रीय शासकों को यहां पर जन्म दिया। कई क्षेत्रीय शक्तियां यहां पर व्याप्त हो गई और इनमें न केवल ये क्षेत्रीय शक्तियां अर्थात ईरान और सऊदी अरब था, बल्कि अमेरिका, रूस और कई धार्मिक कट्टरपंथी। देखिए अमेरिका और रूस भी यहां पर आ गए, क्योंकि हमने कहा था अमेरिका सपोर्टर था किसका, सऊदी अरब का, अर्थात सुन्नियों का सपोर्टर था अमेरिका। और अमेरिका और रूस भी आपस में नहीं चाहते, एक दूसरे से नहीं बनती है, तो रूस इसके अगेंस्ट में आ जाता था, शिया को सपोर्ट करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात ईरान को ये सपोर्ट करना प्रारंभ कर देता है। तो इस सीरिया की जो समस्या थी, इसमें एक एक करके बड़े बड़े दल जुड़ते चले गए। क्रांति तो हो रही थी, सिर्फ देखिए राष्ट्रपति जो तानाशाही शासन था उसके खिलाफ हुई थी, लेकिन अलग जो परिस्थिति थी शिया और सुन्नी वाली, उसके कारण ये क्षेत्रीय शक्तियां भी आ गई। ईरान एक तरफ आ गया राष्ट्रपति के सहयोग में और सऊदी अरब आ गया जनता के सहयोग में, और दूसरी तरफ अमेरिका भी आ गया फिर अब यहां पर सऊदी अरब का सपोर्टर बनकर, और फिर उसके बाद में रूस भी आ गया ईरान का और राष्ट्रपति का सपोर्टर बनकर, सीरिया के राष्ट्रपति का सपोर्टर बनकर। और इसी कड़ी में देखिए एक और जो धार्मिक कट्टरपंथी थे उनको मौका मिल गया। अब इन धार्मिक कट्टरपंथियों को भी बड़े पैमाने पर हथियार मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धन मिल रहा है, और इसीलिए ये आतंकवादी संगठनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी पूरी की पूरी ये सीरिया की घटना। दोस्तों इस क्षेत्र में एक और चीज हो रही थी, कुर्दिस्तान की एक अलग मांग अलग उठने लगी थी, क्योंकि जो सीरिया का जो क्षेत्र है उसमें उत्तरी जो इलाके हैं, और देखिए कुछ इस तरह से आपको मैप में दिखता है, ये वाला एक तुर्की एक राष्ट्र है यहाँ पर और पश्चिमी एशिया में, और इसके नीचे है सीरिया, यहाँ पर एक राष्ट्र है, और एक राष्ट्र है यहाँ पर ये इराक। इस तरह से मैप में आप जब देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये जो सीरिया और इराक का जो ऊपर वाला क्षेत्र है और तुर्की का जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुर्द संप्रदाय रहता है। अर्थात एक कुर्द, एक आप जाति समझ लें, ये कुर्द लोग बोलते हैं इनको कुर्द। देखिए यहाँ पर आपके सामने शब्द लिखा हुआ है कुर्द। तो ये जो कुर्द यहाँ पर रहते हैं, इनकी अलग डिमांड चल रही होती है, ये अलग ही चल रहे होते हैं, अपनी अलग ही कड़ी यहाँ पर बन रही होती है। ये कुर्द कहते हैं ये सही मौका मिला है, यहाँ पर क्रांतियां हो रही हैं, अब हमारी जो मांग थी कुर्दिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाने की, जो कुर्द लोगों का क्षेत्र है अर्थात तुर्की का नीचे वाला और सीरिया और इराक के ऊपर वाला, ये अलग डिमांड रखने लगे थे कुर्दिस्तान बनाने की। तो अनेकों समस्याएं सीरिया में आने लगी थी। दोस्तों एक जगह राष्ट्रपति के खिलाफ, तानाशाही शासन के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शिया और सुन्नी का संघर्ष बन गया, तीसरी तरफ आतंकवादी संगठन यहाँ पर सक्रिय हो गए, और चौथा यहाँ पर कुर्दिस्तान की भी डिमांड आने लगी है। एक भयावह समस्या बनने लगी। इस स्क्रीन पर आपके सामने फोटो है, आप उससे समझ लें कौन किस गुट में शामिल हुआ। देखिए ये असद जो मैंने बताया सीरिया के राष्ट्रपति, शिया वाले राष्ट्रपति थे, इनका सहयोग देने के लिए ईरान आया, और बाद में हिजबुल्लाह जो कि एक्टिव है लेबनान में, ये भी एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, ये भी
सपोर्ट में आ गया था असद के। और देखिए फिर जब मैंने कहा कि जब अमेरिका अगर इनके सपोर्ट में है, दूसरी तरफ है सऊदी अरब वालों की तरफ, तो रशिया आ गया था ईरान के सपोर्ट में। अर्थात ये एक ग्रुप बन गया था दोस्तों, एक संगठन। और दूसरा मैंने बताया कि आतंकवादी जो धार्मिक कट्टरतापंथी थी, आतंकवादी थी, उनको एक अच्छा मौका मिल गया था। तो सीरिया में आईएसआईएस संगठन बनने लगा इस समय पर। मैं बताऊंगा अभी कैसे। देखिए एक ग्रुप ये बनने लगा था। दूसरा मैंने कहा था कुर्दिस्तान की डिमांड करने वाले कुर्द लोग थे, वो भी एक अपना अलग काम कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जो इस असद के खिलाफ जो जनता विद्रोह करने लगी थी, रिबेल्स जिन्हें कहा जाता है, विद्रोही जनता, जनता ही है दोस्तों, ये जनता के विद्रोही हैं। और इनमें जनता के ही नहीं सिर्फ दोस्तों, कई सारे इनके जैसे असद की सेना जो थी उसमें भी कई सुन्नी वाले लोग थे, और उन सुन्नी सेना ने भी यहाँ पर विद्रोह कर दिया था, और ये भी इसके खिलाफ आ गए थे, असद के खिलाफ आ गए थे, तथा शिया के खिलाफ आ गए थे। वो भी इस तानाशाही को गिराना चाहते थे। तो जो जनता थी उनके वो सपोर्ट में आ गए, अर्थात जो सेना के सुन्नी वाले जो लोग थे वो इन इन जो जनता जो विद्रोह कर रही थी उनके साथ में आ खड़े हुए थे। तो इन विद्रोहियों में जनता भी है, और साथ में इस सेना से विच्छेदित जो लोग हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो भी यहाँ पर इन विद्रोहियों में शामिल हैं। और हमने कहा था कि इनको सपोर्ट करने के लिए देखिए सऊदी अरब आ गया, और तुर्की, जो कि तुर्की भी यहाँ पर आ गया, क्योंकि तुर्की अमेरिका का सहयोगी है, और अमेरिका सऊदी अरब का सहयोगी है। हमने बताया सुन्नी का वो सहयोग कर रहा है अमेरिका, इस तरह से। और जॉर्डन भी देखिए दोस्तों, जॉर्डन भी सऊदी अरब का सहयोगी है। ये सारे एक समूह बना लेते हैं यहाँ पर। अर्थात देखिए 4 अलग अलग गुट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ये सीरिया की क्रांति जो हुई है, इसने किस किस चीज को जन्म दे दिया है। सिर्फ ये तानाशाही के खिलाफ नहीं बची, अब ये अनेकों प्रकार से यहाँ पर इसने पैर पसार लिए हैं। दोस्तों ये एक बड़ी घटना इस जगह पर इस समय हो रही थी। अब बच्चों देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आतंकवाद, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीरिया क्रांति, हमें नहीं पढ़नी है सीरिया क्रांति से आतंकवाद कैसे जन्म ले रहा है, उस पर मेरी चर्चा थी। तो देखिए अब मैं आपको उस कनेक्शन को समझाता हूं। देखिए असद के खिलाफ क्या हुआ, ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, और इस विद्रोह में क्या हुआ कि जो विच्छेदित सुन्नी सेना वाले लोग थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। अब इनको सपोर्ट कौन करेगा, इनको सपोर्ट करने आ रहे हैं कौन, क्या नाम है, सऊदी अरब और अमेरिका। ये बड़े पैमाने पर इनको हथियार दे रहे हैं, क्योंकि ये शिया के खिलाफ है, अमेरिका शिया के खिलाफ है, अर्थात असद का जो यहाँ पर राष्ट्रपति है सीरिया का, उसके खिलाफ है। तो इसीलिए इन विद्रोहियों को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जा रहे हैं, धन दिया जा रहा है, जिससे ये असद के इस असद का जो यहाँ पर ये जो शिया शासन है इसको ये गिरा सके। दोस्तों इसी समय पर ये देखिए आईएसआईएस एक संगठन बनने लगा, जिसकी मैंने आपको रूपरेखा बताई थी। जो एक आदमी था, है ना, बगदादी, उस बगदादी ने इस संगठन को खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या कहा, उसको लगने लगा कि ये अच्छा समय है कि इस पूरे क्षेत्र में इस्लाम एक राष्ट्र बनाया जाए, इस्लामी जो पहले हुआ करता था 14वीं सदी में, और उस तरह का पुराने स्टाइल में यहाँ पर इस्लामी जो कुरान के आधार पर राज बने। अर्थात ये कुछ भी नहीं बचे यहाँ पर, सीरिया इराक ये सब कुछ नहीं बचे, और एक पूरा का पूरा इस्लाम का राष्ट्र क्षेत्र ये हो जाए, और इस्लामी आधार पर ही इसमें शासन चले, इस तरह की इनकी संकल्पना थी। तो इन्होंने सोचा कि देखिए अभी सही मौका है, असद यहाँ पर जो ये राजा बना हुआ है इसको गिराने की कोशिश चली रही है। तो इसने क्या किया, पहले शुरू में यहाँ पर चुपचाप से शामिल हो गया था, और बड़े पैमाने पर हथियार और जो भी धन मिल रहा था वो इसने अमेरिका से इसने भी ले लिया, आईएसआईएस ने भी। और इसी समय फिर इसने घोषणा की कि हम इस पूरे क्षेत्र में, अर्थात इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हम यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हम एक नया संगठन खड़ा कर रहे हैं, उसका नाम है आईएसआईएस। दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में इसको अच्छा लाभ मिल रहा था, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ, अर्थात ये शिया और ये वाला पूरा की पूरा रेबेल्स जो क्षेत्र था, विरोधी जो थे, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था अच्छा खासा। और इसीलिए इस लड़ाई में दोनों तरफ एक दूसरे के खिलाफ थे, और ये दोनों एक दूसरे को कमजोर बना रहे थे, और इसी पूरी सिचुएशन का लाभ उठाया आईएसआईएस ने, और वो घुस गया इस मैदान में, इस सीरिया के क्षेत्र में। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, इराक एंड सीरिया, ये क्या है आईएसआईएस। हमने आपको बताया कि सीरिया और इराक में शिया शासन स्थापित हो गया था। हमने आपको बताया कि कैसे यहाँ पर ईरान में क्रांति हुई थी, और उसके बाद में ईरान ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, और सीरिया में और इराक में शिया शासन बन गया था। दोस्तों इस शिया शासन के कारण क्या हुआ, सुन्नी समुदाय उपेक्षित हुआ, और सुन्नी को लगने लगा, जो इस इराक और सीरिया वाले क्षेत्र में सुन्नी लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर शिया शासन आ गया। तो अब ये सुन्नी जो उपेक्षित थे, और इन सुन्नियों ने क्या किया, इन सुन्नियों ने अपना जो उपेक्षित भाव था उसको उस उपेक्षा के कारण इन्होंने क्या किया
कि ये सुन्नी यहाँ पर अपना संगठन बनाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इनकी कोशिश थी कि सीरिया और इराक में जो शिया शासन आया वो इनको पसंद नहीं है। तो अब ये सुन्नी संप्रदाय जो था इसमें उपेक्षित भाव था। दोस्तों इस सुन्नी संप्रदाय में दो तरह के लोग यहाँ पर बनने लगे। एक तो था जिनको अमेरिका और सऊदी अरब, जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की, ये सब सहायता दे रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो शिया यहाँ पर शासन बनाए हैं सीरिया और इराक में उसका सफाया हो सके। तो एक तो वो थे, और दूसरा यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन भी यहाँ पर बनने लगे जो कि सुन्नी से सुन्नी थे वो, क्योंकि वो भी उपेक्षित थे, वो भी यहाँ पर ये शिया शासन के खिलाफ थे। तो देखिए यहाँ पर इस सुन्नी जो यहाँ पर असद के खिलाफ सीरिया में जो संगठन बन रहे थे वो पूरी तरह से, एक तो था ये वाले सपोर्टर अमेरिका, अरब, इजराइल और तुर्की को जिनका सहारा मिल रहा था, और दूसरे वो आतंकवादी थे। और देखिए शुरू में तो ये आतंकवादी भी सहारे इनमें चुपचाप घुल मिलकर अपना इनसे धन और पैसा पूरा वसूल करते रहे थे, हथियार लेते रहे थे, क्योंकि वो कहने लगे कि हमारा काम भी शिया को हटाना है। और लेकिन जब इनके पास में बड़ा धन और वो आ गया, पूरा संकेंद्रित इन्होंने कर लिया, तो ये बड़े ताकतवर जब हो गए तो इन्होंने कहा कि हाँ हम अलग होते हैं, हमारा उद्देश्य ना तो सुन्नी का है और ना शिया का है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो मतलब है पूरे के पूरे इराक और सीरिया में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और हम इसीलिए कहलाते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अर्थात पूरे के पूरे क्षेत्र में हमारा शासन चलेगा, ना उसमें अमेरिका होगा, ना सऊदी अरब होगा, ना शिया होंगे अर्थात ईरान होगा, ना ही सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं ये सब होंगे, सब कुछ को हटा देंगे हम, और सिर्फ हमारा शासन इस क्षेत्र में चलेगा, और पूरा की पूरा शासन हमारा इस्लाम धर्म के आधार पर होगा। और हम बहुत ही कट्टरवादी हम मानते हैं, जो भी अमेरिका से सहायता लेना चाहता है। देखिए ये एक, आप ये भी समझिए कि ईसाई धर्म के खिलाफ है, और अमेरिका में ईसाई धर्म काफी अधिक है, और इनका कहना है कि सऊदी अरब भले ही सुन्नी है लेकिन वो अमेरिका से सहयोग रख रहा है जो कि ईसाई धर्म वाला है। तो इसीलिए आईएसआईएस ने कहा कि हम सऊदी अरब के भी खिलाफ हैं, और जो भी वो राष्ट्र जो अमेरिका के सहयोग में जाएगा या शिया के सहयोग में जाएगा उसके हम खिलाफ हैं, और पूरी तरह से हम सिर्फ इस्लामिक स्टेट यहां पर बनाना चाहते हैं, और पूरा शासन कुरान के आधार पर चलेगा, इस्लाम धर्म के आधार पर चलेगा। और इसी तरह से ये आईएसआईएस का गठन हुआ, और हमने आपको बताया कि इराक और सीरिया वाली जो दोनों ब्रांचेस थी, जो हमने बताया कि आपको इस समय पर एक काम चल रहा था यहाँ पर, ये अबू बकर अल बगदादी जो आदमी था इसने काम करना प्रारंभ कर दिया था, और 2013 में आते आते इसने इराक और सीरिया वाले क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया संगठन खड़ा कर दिया, और उसका नाम रख दिया आईएसआईएस। और देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुरुआत इराक से हुई और बाद में सीरिया क्रांति का लाभ उठाकर इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हो गया, क्योंकि 2013 का वो समय था जो सीरिया में क्रांति बड़े लेवल पर होने प्रारंभ हो गई थी, और इसका नेतृत्व किया अबू बकर अल बगदादी ने, जो कि बहुत बड़ा आतंकवादी था। और देखिए शुरू में अलकायदा ने भी इसका समर्थन किया था, हमने आपको बताया था अलकायदा जो उस क्षेत्र में हो रहा था कि क्योंकि अबू बकर अल बगदादी जो था वो जेल में, अमेरिका ने जब इसको पकड़ लिया था तो जेल में अलकायदा के संपर्क में आ गया था, तो इसीलिए शुरू में अलकायदा भी इसको समर्थन दे रहा था। लेकिन बाद में ये अलकायदा से अलग हो गया था दोस्तों, और एक अलग संगठन इसने बना लिया था। अलकायदा भी एक बड़ा आतंकवादी संगठन था, लेकिन ये और भी ज्यादा हिंसक था। और अलकायदा, देखिए अलकायदा की विचारधारा थोड़ी अलग थी। अलकायदा इनफैक्ट खुद इतना बड़ा आतंकवादी संगठन होकर इनके बारे में बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही हिंसक है, बहुत ही बर्बर तरीके से हत्या करते हैं, और एकदम हाथ पैर काटते हैं एकदम, और एकदम बहुत गंदे तरह से ये एक बहुत ही गंदे तरह से आतंक फैलाते हैं, और हाथ पैर भी तड़पा कर काटते हैं, जैसे किसी को ये जब इनको दिखाना होता है वीडियो बनाकर ये वायरल करते हैं नेट पर, इंटरनेट के माध्यम से, जिससे पूरे देश में, पूरे विश्व में भय व्याप्त हो। और एक करके काटते हैं, उंगली काटते हैं, कभी फिर हाथ काटते हैं, और काटने में भी दोस्तों इस तरह से नहीं, एक इस तरह से रगड़ के काटना जिससे दर्द हो, काफी परेशानी हो, पीड़ा देते हैं, और अनेकों प्रकार की यातनाएं दे देकर उनको मारते हैं, और बहुत ही हिंसक और बर्बर तरीके से ये हत्याएं करते हैं दोस्तों। और इसीलिए अलकायदा भी इनसे कांपने लगा, अलकायदा को भी लगने लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही बर्बर है, इतना तो हम भी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार का अलकायदा ने खुद ने अपना विचार दिया कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये अत्यधिक बर्बर हैं। और इनफैक्ट अलकायदा जो इन्होंने, ये आईएसआईएस था, हमने कहा था कि सुन्नी धर्म के आधार पर इन्होंने शिया के खिलाफ ये थे, क्योंकि शिया से उपेक्षित थे, और शिया से उपेक्षित थे, और साथ में अमेरिका के भी खिलाफ थे, और पूरी तरह से इस्लाम के आधार
आधार पर अर्थात सुन्नी के आधार पर ये अपना राज कायम करना चाहते थे इस पूरे क्षेत्र में, इराक और सीरिया में। और इस आधार पर भी अलकायदा ने कहा कि आपको धर्म, इनको संप्रदाय में बांटना अच्छा नहीं है, अर्थात पूरे इस्लाम को आप एक साथ लेकर चलें, धर्म के आधार पर इसको नहीं बांटें। इस तरह का भी इनके अंदर एक विचारात्मक द्वंद्व आया था। और कुल मिलाकर बात यह दोस्तों कि अलकायदा ने शुरू में इनका समर्थन किया था, लेकिन बाद में अलकायदा यहां से हट गया और ये खुद से ही अपना पूरा की पूरा मैनेजमेंट ये संभालने लगे थे, आईएसआईएस, और एक बहुत बड़ा संगठन बनकर सामने आ गया। अलकायदा से भी ज्यादा मजबूत और क्रूर संगठन के तौर पर यह वर्तमान में जाना जाता है। और इसका पूरा पूरा उद्देश्य है इराक और सीरिया में इस्लाम अर्थात कुरान के आधार पर शासन करना और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को यहां से विस्थापित करना, यहां से हटाना। ये था दोस्तों आईएसआईएस, इसका उदय हुआ। अब मैं बात करता हूं, क्योंकि प्रश्न इस तरह से आया है, एक प्रश्न कि जो वर्तमान में जो नए आतंकवादी संगठन बन रहे हैं वो एक उद्योग के रूप में, एक बड़े कारपोरेट घराने के रूप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। हमने ये बात बताई आपको कि इनका नेटवर्क ये पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बड़ी एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका मुख्यालय है इराक और सीरिया में, और इराक और सीरिया में मुख्यालय। लेकिन वर्तमान में ये अपने इन इराक और सीरिया से भी निकलकर दूसरे क्षेत्रों में बढ़ने लगे हैं, जो जैसा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का काम होता है कि अपना एक बार पहले अपना एक क्षेत्र से अपना काम संभालती है, जैसे इन्होंने संभाला, इराक से चालू किया काम और फिर धीरे धीरे ये सीरिया तक पहुंचे और वहां पर एक इन्होंने नया इसको पूरा नाम दे दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बिल्कुल बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि एक भारत में कंपनी खुलेगी किसी भी चीज की, मान लीजिए स्टील की या फिर कार निर्माता कंपनी खुलती है और धीरे धीरे वो अपना जाते जाती है, दूसरे देशों में जाती है, अपना नेटवर्क विकसित करती है। उसी प्रकार से देखिए बिल्कुल आतंकवादी ये संगठन एक कंपनी के रूप में इराक से प्रारंभ हुआ, सीरिया तक पहुंचा और फिर बाद में ये पूरे विश्व में अपना पैर पसारने की कोशिश करेगा। और जैसे एक कंपनी का एक मैनेजमेंट होता है, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वित्तीय व्यवस्था होती है, उसको पता होता है कि कैसे कैसे उसको अपना बिजनेस डेवलप करना है, कहां कहां से उसको आमदनी होगी। उसी प्रकार से देखिए यहां पर इनके पूरे वित्तीय सोर्स हैं, कैसे कैसे यहां से ये कर रहे हैं। देखिए पहले मैंने बताया आपको इराक के तेल कुओं पर कब्जा करके इन्होंने पैसा कमाया। फिर मैंने ये बताया कि ये वाला पूरा की पूरा जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र था, अर्धचंद्राकार आकृति मैंने आपको बताई, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाली, वो पूरा की पूरा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। वहां से अफीम की नशीली दवाओं का ये उत्पादन करते हैं और उसके बाद में उसकी तस्करी के माध्यम से, अवैध व्यापार के माध्यम से पैसा कमाते हैं, अपहरण करते हैं। मैंने आपको बताया कितनी गंदे तरह से ये अपहरण करते हैं और कितना बराबर हत्याएं करते हैं, फिरौती मांगते हैं बड़े लेवल पर। और इस प्रकार से इन सबसे इनके पास वित्तीय संसाधन आ रहे हैं। और साथ में देखिए ये हमने बताया कि ये क्या है, धर्म के आधार पर बनी संगठन है, धार्मिक कट्टरतावाद का एक उदाहरण है और ये पूरे क्षेत्र में इस्लाम राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भी इनको वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है, जो इस्लाम धर्म के लेकर चलती है। तो अनेकों ऐसी धार्मिक संस्थाएं जिनसे इनको वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ। और इस तरह से ये एक ऐसा संगठन है दोस्तों जो अपने वित्तीय संसाधन स्वयं से उगा रहा है। अब देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी है जहां से इनको खुद से ही पूरा की पूरा वित्तीय संसाधन मिल रहा है। कंपनी की भांति यहाँ पर इनके खुद से ही नेटवर्क बड़े होते जा रहे हैं और यहाँ पर इनको बड़ा पैसा इनका इकट्ठा होता जा रहा है, बड़ा कारोबार यहाँ पर चालू हो गया है। और वैश्विक प्रभाव है, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एमएनसी बन जाती हैं, अलग अलग राष्ट्रों में अपना बिजनेस चलाती है, बिल्कुल उसी तरह से इनका वैश्विक प्रभाव है। सीरिया से बड़े पैमाने पर पलायन और शरणार्थी की समस्या इस समय पर होने लग गई। सारा आईएसआईएस का काम था। शुरुआत में इन्होंने इराक और सीरिया को ही अपना बेस बनाया था। बाद में आप देखिए यूरोप में पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, वहां पर धमाके हुए थे, बेल्जियम में हुए थे, फिर बांग्लादेश के ढाका में हुए। ये सारे आतंकी हमले भी इस आईएसआईएस के द्वारा करवाए गए थे। अर्थात अब इनका क्षेत्र है पूरे विश्व में आतंक फैलाना, अर्थात एक बड़ी कंपनी के रूप में, एक बड़े आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आ जाना। दोस्तों इसके अलावा आप ये भी देखिए कि ये जो आतंकवादी हैं आईएसआईएस, इनका अलग से रिक्रूटमेंट जैसे कंपनी में होता है, रिक्रूटमेंट अर्थात कैसे नेटवर्क बड़ा करना है, कैसे बड़े इसमें अपने जो कामगार लोग होते हैं, जो जिनको रोजगार देना है एक तरह से, और नए संगठन में कर्मचारियों की भर्ती करनी है, तो वो पूरा फेसबुक पर ये और इस तरह की जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां से ये रिक्रूटमेंट करने लगे हैं और दिखाते हैं कि देखिए आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। आपको एक इस्लाम का एक वो दिखाते हैं जहां पर इनको वो कहते हैं कि देखिए जन्नत है यहाँ पर और बड़ा पैसा मिलेगा। और खासकर जो युवा वर्ग है, जो वर्तमान में युवा वर्ग है, उसके सामने जो बड़ी समस्या है कि काफी फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, उसको शादी नहीं हो पा रही है और उसके कारण कुछ भी तरह के वो शारीरिक लाभ नहीं उठा पा रहा है, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह के भी इन्होंने प्रलोभन देना प्रारंभ किया। और अनेकों प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट चैनल चलाए जैसे कंपनी का होता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि और परेशानी दोस्तों भारत के लिए भी है, क्योंकि
भारत में भी इस प्रकार के देखे गए इनका कि इस तरह की कोशिश हो रही है, खासकर केरल वाले क्षेत्र में, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, और इस प्रकार की परेशानियां भारत को भी देखने को मिली। अर्थात कहने का मतलब है आईएसआईएस एक बड़ा संगठन बन गया है और हर प्रकार से एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम कर रहा है। बड़े आतंकवादी संगठन के कारण हर तरह से बर्बर एक बहुत ही क्रूर संगठन के रूप में इसने जन्म ले लिया और पूरे इराक और सीरिया को बहुत परेशान किया इसने। दोस्तों आईएसआईएस के खिलाफ बाकी राष्ट्रों का क्या है? देखिए यहां पर दोस्तों सभी राष्ट्रों को सहमति है कि ये सभी राष्ट्र इस आईएसआईएस का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या ले जाएगा, जन्म ले लेगी अगर इसको फैलने दिया तो। और देखिए ये अमेरिका विरोधी है, इसलिए अमेरिका इसे समाप्त करना चाहता है। और सऊदी अरब किसका सहयोगी है? अमेरिका का सहयोगी है, और इसीलिए सऊदी अरब भी इस आईएसआईएस का विरोधी हो जाता है। और हमने देखा था कि आईएसआईएस सऊदी अरब के खिलाफ ही इसीलिए था क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के सहयोग में था और अमेरिका ईसाई को मानता ज्यादा, इसलिए ये आईएसआईएस इसके खिलाफ है। इसका मतलब हुआ कि सऊदी अरब भी इसको खात्मा चाहेगा आईएसआईएस का, अमेरिका भी इसका खात्मा चाह रहा है। दूसरी तरफ देखिए ईरान का विरोधी है, क्योंकि ये जो आईएसआईएस बना था उस शिया से जो उपेक्षित भाव था उसकी वजह से बना था। तो आईएसआईएस वैसे भी सुन्नी समर्थक है, तो इसलिए भी ईरान का भी ये खिलाफ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विश्व के सभी देश इसके समूल नाश के लिए संगठित हैं और भारत को डेफिनेटली होगा दोस्तों। और देखिए इस संगठन का एक प्रभाव हुआ कि जब इराक और सीरिया में आईएसआईएस अपने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था तो पूरे विश्व एक साथ एकीकृत हो गया था इस क्षेत्र में और आईएसआईएस के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था। और इसीलिए आईएसआईएस की शक्ति अब इराक और सीरिया में कमजोर हो गई है और उसका कारण यही है कि व्यापक कार्रवाइयां इसमें हुई है। और लेकिन इसमें देखिए अब आईएसआईएस ने दूसरे क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इसके उदाहरण हम बता चुके हैं आपको। कई जगहों पर बम विस्फोट जो हुए हैं इनमें ये जो आतंकवादी हमले हैं इनमें आईएसआईएस ने अपनी जिम्मेदारी ली है। इसका मतलब ये कि इराक और सीरिया में से तो अपने प्रभाव क्षेत्र कम कर दिया आईएसआईएस का, इसको यहां पर कमजोर कर दिया, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में इसने अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात आईएसआईएस कमजोर जरूर हो गया है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक परेशानी व्याप्त है। तो भारत पर क्या प्रभाव है? देखिए भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। लेकिन हमने देखा कि आईएसआईएस धार्मिक कट्टरतावाद को बढ़ावा देना चाहता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है क्योंकि 1947 में भारत एक इस पीड़ा को झेल चुका है, सांप्रदायिक उन्माद को झेल चुका है, धर्म के आधार पर इनका विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो भारत नहीं चाहता है कि आईएसआईएस यहाँ आए और किसी भी प्रकार की नई समस्या को जन्म दे। तो और दूसरी बात देखिए ये आईएसआईएस है, हमने कहा पश्चिमी एशिया में ज्यादा सक्रिय है और पश्चिमी एशिया में अगर अस्थिरता आती है तो वहां पर भारत के बड़े लेवल पर लोग रह रहे हैं, भारत के निवासी वहां पर हैं, तो वो एक बड़ी समस्या भारत के लिए बन जाएगी क्योंकि वो वहां पर उनकी असुरक्षा का भाव भारत को चिंतित करेगा। और साथ में अगर पश्चिमी एशिया में अशांति आएगी तो पश्चिमी एशिया आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश यहीं से आयात करता है, खाड़ी क्षेत्रों से, और इस क्षेत्र में अगर अस्थिरता आएगी तो भारत के ये आयात प्रभावित हो सकते हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, ये तेल और प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार से यहां पर भारत को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी नुकसान हो सकता है। और साथ में देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ भारतीय लोगों को केरल की तरफ से इस तरह की न्यूज़ आने लगी थी, कुछ भारतीय लोगों को अभी आईएसआईएस में शामिल हुए हैं, कुछ भारतीय इस प्रकार की गुप्त सूचनाएं मिली, जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज है वहां से ये पता चला कि कई भारतीय भी यहाँ पर शामिल हुए हैं और इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये काफी प्रलोभन देते हैं, अच्छे अच्छे स्कीम्स निकालते हैं कि आप ऐसा शामिल होंगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। इसीलिए इस लुभावन में सीधे साधे लोग चपेट में आ जाते हैं और ये एक आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। पता नहीं चलेगा दोस्तों कि कौन आतंकवादी कहां पर बैठा हुआ है पूरे भारत में और इनका नेटवर्क वो बढ़ा रहा है और गुप्त रूप से वो इनके लिए गुप्त सूचनाएं भी पहुंचाता रहेगा। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों का आईएसआईएस में शामिल होना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है और इसीलिए भारत आईएसआईएस को खात्मा चाहता है, सभी देशों से मिलकर प्रार्थना करता है कि आतंकवाद का हर रूप का खात्मा किया जाए, किसी भी प्रकार का आतंकवाद है हर रूप की भारत निंदा करता है। दोस्तों ये हमने देखा। अब एक सीसीआईटी क्या है दोस्तों, इसका मसौदा देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा पहल की गई थी। भारत ने 1996 में आतंकवाद के खिलाफ एक मसौदा तैयार करके संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपा था और कहा था कि सारे विश्व के राष्ट्र मिलकर आए और इस मसौदे पर हस्ताक्षर करें जिससे आतंकवाद का समूल नाश हो सके। देखिए क्या है, 1996 में भारत द्वारा इसे तैयार किया गया जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक और एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। देखिए इतने साल हो गए लेकिन अभी तक भी लागू नहीं हो पाया है। और क्या था, 1996 में भारत ने इसको तैयार किया था और ये आतंकवाद के खिलाफ एक कानूनी ढांचा दे रहा है और
जो हस्ताक्षरकर्ता देशों पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता और शरण नहीं देंगे, और आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा हो कि आतंकवाद क्या है वो क्लियर हो, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य अपने आपराधिक कानूनों में इस आतंकवाद की डेफिनेशन को शामिल करेंगे और आतंकवाद को रोकने का काम करेंगे। सभी देशों द्वारा आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाएगा और आतंकवादी शिविरों को बंद किया जाएगा। आतंकवादियों पर विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और सीमा पार आतंकवाद को संपूर्ण विश्व में प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित किया जाए। अर्थात जब एक बार पता चल गया सीमा पार से ये आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, तो उसको जिस देश में उन्होंने आतंकवाद फैलाया उसे सौंप दिया जाना चाहिए, प्रत्यर्पण कर देना चाहिए उनका। तो इस तरह की भारत ने एक मसौदा तैयार करके संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया और सारे राष्ट्रों से प्रार्थना की कि उसे जल्दी से जल्दी हस्ताक्षरित करके लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों ये अभी तक भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि काफी समस्याएं हैं, अलग अलग डेफिनेशन बताई जाती हैं। कई कहते हैं कि सऊदी अरब कहता है ईरान पूरा आतंकवादी राष्ट्र है, उसको शामिल करो, इसमें आतंकवादी घोषित कर दो ईरान को। कई कहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है उसमें आतंकवाद में किसको आप मानव अधिकार के हनन वाले को भी शामिल करोगे, इजराइल भी इसमें फंस जाता है। तो अनेकों समस्याएं हैं, किसको आतंकवाद कहना है इसको लेकर डेफिनेशन कोई क्लियर नहीं है, परिभाषा ही नहीं बन पाई है, और इसी वजह से वो अभी तक पारित नहीं हो पाया। लेकिन एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है CCIT, अर्थात अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय, अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इसका इंग्लिश में नाम होता है। दोस्तों अब हम बताते हैं भारत ने आतंकवाद को रोकने के लिए क्या बड़े प्रयास किए हैं। देखिए 2008 में भारत पर आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, और अनेकों हमले हुए हैं दोस्तों। 2001 में हमारी पार्लियामेंट संसद पर भी हमला हुआ था, और कई बम धमाके हमने देखे अलग अलग क्षेत्रों में हुए, जयपुर में हुए, हैदराबाद में हुए, बेंगलोर में हुए, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के हमले हुए हैं। 2008 में एक बड़ा हमला हुआ था, मुंबई आतंकवादी हमला। उसके बाद से भारत ने अपने आतंकवाद से ये निपटने के बड़े प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें इस मुंबई हमले के बाद में ही भारत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाई, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड बनाया, और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ये जो है इनको सुधार किया। इनके अंदर केंद्र और राज्य स्तर पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाया गया, केंद्र और राज्य दोनों में संपर्क बढ़ाए गए, खुफिया संपर्क जो है, और साथ में खुफिया और सुरक्षा एजेंसी संभावित IS भर्ती की पहचान करने के लिए ऐसे मामलों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, और यदि आवश्यक होगा तो कार्यवाही भी कर रहे हैं। कि हमने बताया था कि रिक्रूटमेंट प्रारंभ हो गए हैं, भर्ती होना हो गई है, IS में कई भारतीय जाने लगे, तो इन पर ये नजर बनाने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई कर रहे हैं ये जो हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है। और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों की शक्ति में बढ़ोतरी की है, और साथ में बढ़ते आप्रवासन को, क्योंकि ये भी एक चिंता का विषय है कि शरणार्थियों के साथ में भी ये उनके बहाने से भेष बदल कर वहां पर घुस सकते हैं, तो बढ़ते आप्रवासन को रोकने के लिए भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। और आपने देखा भी हाल में रोहिंग्या को रोकने के लिए हमने कदम उठाए थे। सीमा की घेराबंदी, फ्लड लाइट, आधुनिक और उच्च तकनीकी निगरानी उपकरण लगाएं, क्योंकि सीमा से प्रवेश संभव है इनका, तो सीमा को पूरा अच्छे से मॉनिटरिंग करने के लिए सब किया। इंटेलिजेंस जो हमारा है उसको और अपग्रेड किया, तटीय सुरक्षा को मजबूत किया, क्योंकि आतंकवादी जो मुंबई का हमला हुआ था वो तट से हुआ था, मुंबई के तट से हुआ था, इसलिए तटीय सुरक्षा को भी मजबूत किया है। 2008 और 12 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 को संशोधित कर आतंकवाद से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर किया है। यहाँ पर साथ में नेट ग्रिड बनाई है, जिसे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहा जाता है, और ये आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए है, और इसका उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्रित कर उससे उसको डाटाबेस से जोड़ना है। अर्थात पूरा की पूरा एक तंत्र बन जाएगा जिसमें सारे राज्यों की पुलिस और जो भी है सब संपर्क में आ जाएं, और कुछ भी कहीं पर भी सूचना मिलती है तो वो पूरी की पूरी सर्कुलेट हो जाए तुरंत ही। और इस तरह की नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, ये एक तंत्र है पूरा की पूरा। और इसके अलावा देखिए आतंकवाद के प्रति भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपने हिस्से के रूप में माना है, और भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर आतंकवाद के वित्त पोषण सहित क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के मुद्दों को उठाया है। अभी हाल ही में हम चर्चा कर रहे थे आपसे कुछ समय पहले कि ब्राजीलिया में एक सम्मेलन हुआ, और भारत ने ब्राजीलिया घोषणा पत्र में आतंकवाद को एक प्रमुखता से अभी लेकर आए भारत। फिर हमने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत CCIT को लेकर आया। अनेकों जगह पर भारत चर्चा कर रहा है कि आतंकवाद का खात्मा हो, कहीं पर भी डिबेट होती है, कहीं पर भी डिस्कशन होता है, तो इसका भारत कोशिश करता है कि आतंकवाद को सबसे पहले रोका जाए। और साथ में अभी हाल में एक कानून में जो NIA हमने बताया था कि 2009 में एक संस्था बनी थी, ये हमने बताया यहाँ पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, जो कि मुंबई हमलों के बाद बनी थी। अभी हाल में इसकी शक्तियों में बदलाव किया, इस कानून में, इसको कानून के द्वारा बनाया गया था इस NIA को, और अभी हाल में इस कानून में संशोधन किया 2019 में ही, और उसके माध्यम से इसकी शक्तियों में विस्तार किया है। अब राज्यों से आपको परमिशन नहीं लेनी है, राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेनी है। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध गतिविधियां लगती हैं तो सीधे की सीधे आप जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो जा सकते हैं, और उस आतंकवाद को रोकने के लिए जो भी एक्शन लेने हैं वो ले सकते हैं। इस तरह से बड़ी लेवल पर शक्तियों में परिवर्तन
किया है, शक्तियों का विस्तार किया है। ये सारे दोस्तों बदलाव भारत ने किए हैं इसको रोकने के लिए। इसके बाद में एक और संस्था है दोस्तों, वित्तीय कार्यवाही कार्यदल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसे FATF के नाम से भी जाना जाता है, आजकल न्यूज में भी है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें 28 सदस्य हैं और भारत भी देखिए 2010 में इसका सदस्य बन गया था। और देखिए इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग, अर्थात जो आपने जो हवाला के माध्यम से काला धन बनाने की जो समस्या होती है, ये भी एक आतंकवाद का एक बड़ा वो है। और मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात मनी को दूसरे तरह से सर्कुलेट करके अपने देश में वापस लेकर आना, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए, आतंकवादियों को वित्त पोषण जिस वजह से हो रहा है उससे निपटने के लिए, और पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाए रखने के लिए, जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए ये एक संस्था है FATF, इसीलिए इसका नाम है वित्तीय कार्यवाही कार्यदल। अर्थात ये फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पैसे का दुरुपयोग ना हो, अर्थात आतंकवाद के वित्त पोषण में ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग में ना हो, हवाला में ना हो, काला धन के रूप में ना हो, इस प्रकार से पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को संभालने के लिए एक दल है जो कि 1989 में बनाया गया था। और प्रारंभ में देखिए G7 जो एक संस्था हमने पढ़ी थी, संगठन पढ़ा था, उसके द्वारा पेरिस में आयोजित बैठक में इसको बनाया गया था और इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी जो है सचिवालय वो पेरिस में ही है। और एक हमने जो संगठन पढ़ा था OECD, उसका मुख्यालय भी जो हमने देखा था आर्थिक सहयोग विकास संगठन, उसका मुख्यालय पेरिस में था। और ये FATF उसके साथ मुख्यालय को शेयर करता है, साझा करता है, उसी जगह पर जिस जगह पर OECD का मुख्यालय था वहीं पर इसका भी मुख्यालय है। और ये एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो अभी हाल में आप देखते हैं पाकिस्तान, बार बार न्यूज में आता है, पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ग्रे लिस्ट में है, अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। दोस्तों क्या है इसकी FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट? देखिए ग्रे लिस्ट का मतलब है जिस देश पर संदेह है कि वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे कि आतंकवादी संगठन को फंडिंग न हो, तो उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और पाकिस्तान को भी इस लिस्ट में रखा हुआ है, अर्थात ऐसा संदेह जा रहा है कि वो समुचित कार्रवाई नहीं कर रहा है उन आतंकवादी संगठनों से फंडिंग को रोकने की और उनको फंडिंग पहुंचा रहा है, तो संदेह है उसके ऊपर, इसलिए ग्रे लिस्ट यहां पर इसको पाकिस्तान को यहां पर रखा। और ये होती है FATF की ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट होता है अगर ये साबित हो गया कि उस देश के द्वारा आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है और जो कार्रवाई उस देश को करनी चाहिए आतंकवादी संगठन के खिलाफ वो उसको नहीं कर रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और देखिए दोस्तों ईरान और उत्तर कोरिया को अभी इसकी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। ये है इसकी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का कॉन्सेप्ट। और FATF एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो 1989 में बनी दोस्तों, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए, और भारत इसका सदस्य है, ये ध्यान रखना है आपको। कुल इसमें देखिए हमने बताया आपको 28 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य बन गया था 2010 में। और अभी हाल में पाकिस्तान को लेकर ये बार बार न्यूज में रहता है और इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए आतंकवाद को रोकने के दृष्टिकोण से। दोस्तों ये थी पूरी आतंकवाद की कहानी और कैसे आतंकवाद चालू हुआ, कैसे इसने पैर पसारना प्रारंभ किया, क्या वर्तमान में नई समस्या आई, ISIS क्या है, कहां से इसके लिंक थे इराक और सीरिया से, कैसे कैसे सीरिया की द्वारा क्रांति हुई थी इस अरब क्षेत्र में, इससे कैसे इसको आधार मिला, कैसे ईरान की क्रांति से यहाँ पर संघर्ष प्रारंभ हुआ, कट्टरतावाद ने जन्म लिया और कैसे भारत यहाँ पर इनसे पीड़ित हो रहा है और भारत क्या एक्शन ले रहा है, पूरे विश्व समुदाय क्या एक्शन ले रहा है, FATF क्या है, ये सारी चीजों की हमने आज चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन किया जल्दी से आप कर सकते हैं, बंसल 10 कोड का यूज करना ना भूलें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और आप मेरी गाइडेंस से प्रिपरेशन कर पाते हैं। दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें जिससे हमारी आगामी वीडियोस आपको मिलती रहे। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट, प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू।